हम लोग बात खेल और फिल्मी जगत के साथ साथ कारोबार की भी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से कर लेते हैं। एचएम की काउंसलिंग कराने में बीपीएससी को ठंड में भी पसीने छूट रहे हैं। जी हां, पटना के डीआरसीसी पर काउंसलिंग के लिए आए पटना प्रमंडल के सभी चयनित हेडमास्टर सुबह से ही कतार में लगे हुए हैं, लेकिन अब तक वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। महिलाओं के लिए अलग से काउंटर तक नहीं बनाए गए हैं और जिसमें बता दें आपको, जिस वजह से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। काउंसलिंग में परेशानी होने से सभी एचएम काफी आक्रोशित भी हैं, क्योंकि कल ही आखिरी डेट भी है और अब तक 30% की भी काउंसलिंग नहीं हो पाई है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर कितनी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, भारी भीड़ है, लेकिन यहाँ पर ठीक तरीके से व्यवस्था नहीं होने की वजह से डीआरसीसी सेंटर में सुबह से ही अफरा तफरी का माहौल है। आपको बता दें कि काउंसलिंग में परेशानी हो रही है और इसी वजह से एचएम जो है काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं, क्योंकि कल आखिरी डेट है और अब तक 30% की भी काउंसलिंग नहीं हो पाई है। जीतन राम मांझी का बयान, आरक्षण को लेकर के उन्होंने बयान दिया है। तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। कहा है आरक्षण के बारे में नहीं जानते तेजस्वी, पिता की वजह से राजनीति में तेजस्वी हैं, आरक्षण की वजह से, और अब सब आगे बढ़े। तेजस्वी को आरक्षण पर बोलने का हक नहीं है। तो इनका कहना है कि राजनीति में तेजस्वी यादव केवल अपने पिता की वजह से हैं। आरक्षण का अर्थ ही नहीं वो समझते हैं कि आरक्षण का अर्थ क्या होता है और किनको आरक्षण मिलना चाहिए। अब पिताजी थे मुख्यमंत्री, माताजी मुख्यमंत्री थे, इसके चलते आज वो राजनीति में है। नहीं तो कौन आंदोलनकारी उनका रहा है पृष्ठभूमि, कौन लोगों से संपर्क उनका रहा है कि जो आरक्षण के बारे में जाने और बोले। उनको आरक्षण के बोलने में के लिए कोई हक नहीं है, कोई वास्तविकता नहीं है। आरक्षण के संबंध में वो कुछ नहीं जानते हैं। रही बात चिराग पासवान का और जीतन मांझी का, तो चिराग पासवान और जीतन मांझी उसी वर्ग से पैदा हुआ है जहां आरक्षण का लाभ लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे पर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव, मांझी ने निशाना साधा है इन पर। और आपको बताते चलें कि जिसके बाद राजनीति काफी ज्यादा गरमाई हुई है। एनडीए नेताओं ने जहां पर मांझी के बयान का समर्थन किया है, तो वहीं आरजेडी ने मांझी और चिराग पासवान को आड़े हाथों लिया है और उन पर सिर्फ परिवार को आरक्षण देने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से सिर्फ और सिर्फ अपने और लालू परिवार की सहूलियत की राजनीति करता है। जब ये सत्ता में होते हैं तब इन्हें सिर्फ अपने लिए धनोपार्जन और अपनी सत्ता बचाने के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तब तो न इन्हें आरक्षण की याद आती है और न ही महिला सम्मान की याद आती है। तब तो बस इनका एक ध्येय होता है, अगर नौकरी देनी है तो किस तरीके से जमीन ले लो। अगर कहीं घोटाला हो सकता है, चाहे वो पशुओं का चारा खाने का ही क्यों नहीं हो, तो घोटाला कर लो। माननीय मांझी जी, आप किस आरक्षण की बात कर रहे हैं? आप कहीं पारिवारिक आरक्षण की तो बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप चिराग पासवान जी का भी नाम ले रहे हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपने परिवार के 5 सदस्य को सांसद बनाए। आप अपने परिवार के बेटे, बहू, समधन सबको एमएलए बनाए, मंत्री भी बनाए। चिराग पासवान जी इसी परंपरा को आगे ले जाते हुए अपने बहनोई को सांसद बनाए। तो ये तो पारिवारिक आरक्षण की बात कर रहे हैं। जब उनके माता पिता यानी श्री लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी, उस समय आरक्षण पर क्या क्या फैसले होते थे इनको जानकारी नहीं है। आज इनको जो जानकारी मिल रही है उससे वो अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब पंचायती राज में आरक्षण दे करके चुनाव करवाया, तब उसके बाद कमजोर वर्ग के लोगों का सशक्तिकरण हुआ, नेतृत्वकारी भूमिका में आए। और पटना से एक बड़ी खबर देखिए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान। बिहार में पेपर लीक पर बयान दिया इन्होंने और कहा है कि आरजेडी के लोग पेपर लीक में शामिल हैं। तेजस्वी के पीए प्रीतम का भी नाम सामने आ चुका है। आज तक उस पर तेजस्वी ने जवाब क्यों नहीं दिया है? ये लोग बच्चों के भविष्य से खेलते हैं। तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पेपर लीक मामले को लेकर के एक बड़ा बयान, आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि पेपर लीक में आरजेडी के लोग शामिल हैं। तेजस्वी के पीए प्रीतम का भी नाम सामने आ चुका है। पेपर लीक में राजद के लोगों का बड़ा हाथ रहता है। हमने तो प्रश्न उठाया था, आज उनके पीएस प्रीतम
पर आज तक क्यों नहीं जवाब दे पाए। और अभी कई ऐसे मामले हैं, हर पेपर लीक में और आउटसोर्सिंग की बहाली में राजद के लोगों की संलिप्तता है। ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करता है, प्रतिभा को दमन करता है। बिहार में पेपर लीक में आरजेडी के लोगों के शामिल होने के बता दें आपको कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आरोपों पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है और तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब पेपर लीक में आरजेडी के लोग शामिल हैं तो उनकी सरकार कार्रवाई उन पर क्यों नहीं कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि विजय सिन्हा किस्मत से डिप्टी सीएम बन गए हैं, उनमें क्वालिटी नहीं है। आरजेडी के लोग पेपर लीक करा रहे हैं तो नालंदा का ही पेपर का तार क्यों जुड़ रहा है? जितना भी पेपर लीक होता है नालंदा से ही जुड़ा रहता है। और आपकी सरकार है, आप बड़ा बेकार का मंत्री हो। पर अगर पेपर लीक हो रहा है, अगर उनको लगता है कि आरजेडी का इन्वॉल्वमेंट है तो काहे हाथ पे हाथ धरे बैठे। नीट वाला जब पेपर लीक हुआ था उसमें भी कहते थे आरजेडी वाला लोग है। सीबीआई वाला किसको पकड़ के ले गया? सब तो जदयू भाजपा के लोगों को पकड़। गोपालगंज में 9 नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र में गड़बड़ी मिली है, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने भोरे प्रखंड के रहने वाले इन शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। जिला प्रशासन बता दें आपको कि जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने इस बारे में जानकारी दी है और बताया है कि सभी शिक्षकों के आधार कार्ड और सर्टिफिकेट में गड़बड़ी मिली है। नियोजन इकाई को मामले में कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया है। वेरिफिकेशन के दौरान इन लोग का जो आधार में छेड़छाड़ के बारे में पता चला कि जो ओरिजिनल नाम है उससे अलग नाम बाद में चेंज करवाया गया इन लोग के द्वारा। तो कुछ इस तरह की आपत्तियां हैं इसमें। इन लोग से उसका जवाब मांगा गया था लेकिन इन लोग के द्वारा नहीं दिया गया था जवाब। तो अभी क्या है कि उसी में प्रथम दृष्टया इन लोग को फर्जी मानते हुए नियोजन इकाई को नियम पूर्वक कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है। गढ़वा से बड़ी खबर देखिए, बच्चों से भरी स्कूल बस पलट गई। जी हां, एक बच्चे की इस दौरान मौत भी हो गई, 6 से अधिक बच्चे घायल हुए। मेराल सीएचसी में बच्चों का इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि सदर अस्पताल भी बच्चों को भेजा जा रहा है। शव के साथ लोगों ने सड़क जाम किया। हालात को काबू करने में पुलिस प्रशासन जो है वो जुटा हुआ है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बताते चले आपको, स्कूल बस बच्चों से भरी हुई थी और वो बस पलट गई। आपको बता दें कि इस दौरान इस घटना में एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं 6 से अधिक बच्चे जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में मेराल सीएचसी में इन कुछ बच्चों को भर्ती कराया गया है, वहीं कुछ बच्चों को सदर अस्पताल भी भेजा गया। सिंदरिया में स्कूल बस एक एक्सीडेंट कर गई है जिसमें एक बच्चे का डेथ भी हो गया है और उसमें लगभग 8-10 घायल हुए हैं। घायलों का इलाज हमारे सीएचसी मेराल में किया गया है। कुछ जो ज़्यादा इंजर्ड है उनको वहाँ से हम लोग सदर अस्पताल गढ़वा मंगवा लिए हैं। रांची से एक बड़ी खबर, सिकिदरी घाटी में सड़क हादसा हुआ है। छात्रों से भरी बस अनियंत्रित होकर के पलट गई। रांची से हुंड्रू फॉल जा रहे थे बच्चे, 12 से ज्यादा छात्र घायल हुए। स्कूल टूर पर दरअसल बच्चे जो है वो रांची आए हुए थे। घायल बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो रांची से हुंड्रू फॉल जा रहे थे ये बच्चे और इसी दौरान बस जो है अनियंत्रित होकर के पलट गई। बता दें आपको 12 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं। रांची से एक बड़ी खबर, छेड़खानी के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए गई पुलिस पर हमला हुआ है। जी हां, पंडरा थाने की पुलिस पर हमला किया गया है। मोहल्ले के 40 से 50 लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। आरोपी को पुलिस से छुड़ा ले गई भीड़ और बता दें आपको हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने आरोपी और उसकी पत्नी, मां और भाई पर मामला दर्ज किया है। नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस गई हुई थी और उल्टा पुलिस की टीम पर ही लोगों ने वहां पर हमला कर दिया। 40 से 50 लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला किया। इस दरमियान पुलिस कर्मी जो है वो घायल हुए। पंडरा थाने की पुलिस पर वहां पर हमला हुआ जिसके बाद पुलिस घायल हो गई। मेरी लेडीज के साथ से जब उन्हें खोल रहा था तो हम लोग पीछे से उसको बोले तो खोला दरवाजा। खोलने के बाद उसको पकड़ के ला रहे थे। लाने के बाद गाड़ी पर बैठाए थे। जबरन मतलब बैठ ही नहीं रहा था इतना, मतलब और गांव के जुटा लिया लोग, पूरा हंगामा करने लगा, पूरा मारपीट के पत्थर उठाने लगा मारने के लिए। औरत लोग ज़्यादा करके औरत लोग मारपीट ज़्यादा किया। हम रात को सो रहे थे और मेरे घर में कोई गार्जियन नहीं था
पुलिस वालों ने आके हमारे घर में इतना शोर मचाया, पूरी मोहल्ले में ऐसा कर दिया, पूरा गेट हमारा बजाया, पर्दा तोड़ दिया, पीछे की खिड़की से हमारा पूरा घर घेर लिया। तो हम फिर थोड़ा सा लेट गेट खोले, तो खोलने के बाद जो हमारे घर में पुलिस घुस के मेरे हस्बैंड को घसीट के बाहर और देवर को, दोनों को घसीटते हुए और उनकी पगड़ी पे हाथ मार के, हमने बोला कि पगड़ी बांध ले सर, ये जाएंगे लेकिन आप थोड़ा रुकिए तो सही, इनको पगड़ी बांधने दीजिए। तो बोले कि पगड़ी क्या होती है। पुलिस कर्मियों ने बंद कर दिया ताकि ये लोग इनके सपोर्ट में ना आ सके। हमारे अगल बगल के लोग, जब मैं हल्ला किया तो वो खोले, उसके बाद निकल के आए तो मैंने देखा कि शोर शराबा हो रहा है, तो बात को जानने का प्रयास किया। कोई भी सरायकेला में हाथियों का आतंक जारी है। देखिए, बगड़ी गांव में बंगाल से आए हुए हाथियों ने आतंक मचाया जमकर। 2 जंगली हाथियों के बीच लड़ाई हुई और दोनों हाथियों के बीच घंटों तक लड़ाई चलती रही। हाथियों की इस लड़ाई में करीब 1 एकड़ में लगी हुई फसल दरअसल बर्बाद हो गई। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों हाथियों को जंगल की ओर भेजा। देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 हाथियों के बीच में ये जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली। इस दौरान वहां पर फसल की काफी ज्यादा बर्बादी हुई। बांग्लादेश में देखिए, हिंदू मंदिर पर एक बार फिर से हमला हुआ है। जी हां, आपको बताते चलें कि नटोरे जिले में हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है। बांग्लादेश में मंदिर के हिंदू संत की हत्या हुई है। बताते चलें आपको, हिंदू संत तरुण चंद्र दास की हत्या की खबर, और लगातार वहां पर स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। हिंदुओं के लिए बड़ा मुश्किल है वहां पर। बता दें आपको, एक बार फिर से मंदिर पर हमला हुआ है। नटोरे जिले में हिंदू मंदिर पर हमला किया गया। बता दें आपको, हिंदू संत की हत्या कर दी गई बांग्लादेश में, और मामला काफी संवेदनशील है। संभल के बाद जौनपुर के कब्रिस्तान में प्राचीन शिवलिंग दिख गई। आपको बता दें कि शिवलिंग को देख करके विकास चंद्र मौर्य महादेव सेना के सदस्यों ने प्रशासन से शिवलिंग की पूजा पाठ करने और मंदिर बनवाने की मांग की। विवाद की आशंका को देखते हुए देखिए, मौके पर पुलिस बल को वहां पर तैनात कर दिया गया। कब्रिस्तान में शिवलिंग मिलने के इलाके में चर्चा है। क्या हिंदू संगठन करो। कुवैत पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। होटल पहुंचने पर पीएम ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर कुवैत पहुंचे हैं। उम्मीद है कि ये यात्रा खाड़ी देशों के साथ भारत के करीबी रिश्तों को एक नए स्तर पर ले जाएगी। एमईए के अनुसार इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। और इस यात्रा की एक और खास बात यह भी है कि पीएम मोदी 101 साल के पूर्व भारतीय विदेश सेवा अधिकारी मंगल सेन हांडा से भी मिले, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही थी। पीएम से मिलने के बाद हांडा ने क्या कुछ कहा है, आप भी देखिए। My father, that how is he doing, and he said that he had received earlier information that my father is here, and he was looking forward to meeting him, and he gave him his best wishes and asked him who was the foreign secretary at the time when he was in the ministry, and my father, he could not recollect it, but he wished him all the best and good health as well. This was very kind of Modi ji, wonderful. नहीं, बस उनको मिल के इट्स अ एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ टाइम। और जैसे भाई ने कहा, स्पेशली वो जानते थे पहुंचने से पहले कि ये आएंगे, और वो जानते थे कि उनसे मुलाकात करनी है। इनफैक्ट उन्होंने कहा मेरे को ट्वीट मिला था और मैं स्पेशली आपको ही मिलने आया हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। Thank you, Daddy. You want to wave bye-bye to everybody? Bye. You want to say how was the interaction, sir? Did you? डैडी, मोदी जी को मिलके अच्छा लगा। मोदी कैसे लगा मोदी जी को मिलके? बहुत अच्छा लगा। पीएम मोदी कुवैत दौरे पर हैं। देखिए, पीएम मोदी यहां पर अब्दुल्लाह अल बारून और अब्दुल लतीफ अल नसीफ से मिले। अब्दुल अल बारून ने रामायण और महाभारत को अरबी में ट्रांसलेट किया है, तो वहीं अब्दुल लतीफ अल नासिफ ने रामायण और महाभारत के अरबी अनुवाद को प्रकाशित किया है। पीएम मोदी ने दोनों के प्रयासों की चर्चा मन की बात में कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में आयकर विभाग की टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। आयकर विभाग की टीम ने भोपाल के मेंडोरी से, आपको बता दें कि 52 किलोग्राम सोना बरामद किया है। साथ ही कार की डिग्गी से 10 करोड़ कैश भी बरामद हुआ है। बता दें आपको, मेंडोरी के जंगलों से जिस सोने को बरामद किया गया है उसकी कीमत तकरीबन 45 करोड़ बताई जा रही है।
जिस कार से ये सोना और कार बरामद हुआ है वो कार चेतन गौर की है। चेतन गौर सौरभ शर्मा का दोस्त है और सौरभ शर्मा के घर गुरुवार को लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा है। और आपको बता दें कि फिलहाल आयकर विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये सोना और पैसे किसका है और आखिर कहां ले जाया जा रहा था पैसे। और अब बात करेंगे रूस पर हुए उस हमले की जिसने एक बार फिर से 9/11 हमले की याद दिला दी है। रूस के कजान में ड्रोन से 9/11 जैसा हमला हुआ है। आपको बता दें कि राजधानी मॉस्को से 720 किलोमीटर दूर कजान में एक ऊंची इमारत को निशाना बनाया गया और इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें ड्रोन जो है इमारत से टकराते हुए नजर आ रहा है और इस हमले का शक यूक्रेन पर जा रहा है। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक ड्रोन एक 37 मंजिला इमारत से जा टकराया। उसके बाद इस घटना के बाद आपको बता दें कि वहां पर काफी ज्यादा लोग दहशत में हैं। जर्मनी में एक बड़ा हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार गाड़ी लोगों की भीड़ से खचाखच भरे हुए क्रिसमस मार्केट में घुस गई। गाड़ी ने कई लोगों को कुचल दिया। आपको बता दें कि तेज रफ्तार गाड़ी के मार्केट में घुसते ही अफरा तफरी मच गई। हादसे में 11 लोगों की मौत भी हुई और 60 से ज्यादा घायल हो गए। जर्मन पुलिस सऊदी अरब के रहने वाले एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। जर्मनी के बता दें आपको एक मार्केट में जहां पर लोगों की काफी ज्यादा भीड़ थी और उसमें एक गाड़ी जो है कई लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। अब ऐसे में आपको बता दें कि सऊदी अरब के रहने वाले एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जर्मन पुलिस ने सऊदी अरब के रहने वाले एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय शेयर बाजारों में 16 से 20 दिसंबर को पिछले 2 साल से भी अधिक समय की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट आई है। देखिए सेंसेक्स और निफ्टी इस हफ्ते के 5 कारोबारी दिन लाल निशान में बंद हुए। हालांकि इस गिरते बाजार में भी कई शेयरों ने अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। यहां इस हफ्ते हाईटेक वाइंडिंग सिस्टम, गुजरात क्राफ्ट इंडस्ट्रीज, फेयरकेम ऑर्गेनिक्स और मार्गन वेंचर्स जैसे शेयर इस हफ्ते सबसे अधिक रिटर्न देने वाले शेयर हैं। तीन चीजों को बच्चों को शिक्षा के द्वारा डांस ड्रामा के द्वारा यहाँ प्रदर्शित कराए हैं, जिसमें भारत के ग्रंथ, भारत की विरासत, भारत के युग, भारत का कल्चर, भारत का ट्रेडिशन, साथ ही साथ आधुनिक भारत तक हम लोगों ने हर चीज को फिल्माया है और बच्चों को इस चीज को सिखा के आज स्टेज पर प्रदर्शन किया है। हमारा मकसद किसी भी फंक्शन से ये नहीं होता है कि हम बच्चों को सिर्फ नाच गाना करा दें, इसके पीछे एक शिक्षा छुपी रहती है। आज स्टेज पे जो 700 बच्चों ने तकरीबन परफॉर्मेंस दिया, ये बच्चे हमारे, आप खाली अनुभव कीजिए, ये बच्चे प्रैक्टिस करते करते कितनी सारी चीजों का ज्ञान इनको मिल गया। आप भले ध्यान से देखे हो ना देखे हो, पर बच्चे हर चीज बड़े ध्यान से देखते हैं और आज इस डांस ड्रामा में बच्चों को एक इतिहास, भूगोल, भारत की विरासत के बारे में काफी कुछ जानकारियां मिली। ये हमारा लक्ष्य है, यही हमारा मकसद है। थोड़ा सा लंबा जरूर रहा आप लोगों के लिए, लेकिन इससे बच्चों को काफी सारी शिक्षा, हिस्ट्री कहते हैं बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन जब बच्चे इसको प्रस्तुति करते हैं तो ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बन जाता है। हम लोग का यही मकसद था कि आज हम अपने हिस्ट्री को, भारत की विरासत को लेकर के आपके सामने आए। आज के दिन भारत का विश्व में क्या स्थान है उसको भी बच्चों ने बताया, एंजॉय किया उस बात को। यही है अतुल्य भारत, हमारी विरासत। इस विरासत को हम कायम रखना चाहते हैं, इस विरासत को बच्चों में आगे लेके जाना चाहते हैं। इस मॉडर्न युग में बच्चे पिछली चीजों को, हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। एक छोटा सा प्रयास था कि भारत की संस्कृति, हमारी विरासत, हमारे जो समर्पण है हमारे महापुरुषों का, उसको बच्चे याद रखें। इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं सभी अभिभावकों को पुनः धन्यवाद देता हूं कि आप इस स्कूल जीडी गोयनका पूर्णिया में विश्वास करके अपने बच्चों को दिए हैं। आज के समय में, इस युग में इतना सब लोग बिजी हैं, फिर भी अपना समय निकाल के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अब तक रुके हुए हैं, उसके लिए तहे दिल से सभी लोगों का धन्यवाद। दूसरा, जीडी गोयनका पूर्णिया
हम नॉर्मल शिक्षा बच्चों को प्रदान नहीं करते, इसलिए हम सबसे अलग है और हमारे बच्चे भी सबसे अनूठे और अजूबे हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो आज हमारे मुख्य अतिथि जो हमारे इस प्रोग्राम के थे, मुख्य सचिव महोदय ने एक बुक का इनॉग्रेशन किया है जो सारे अभिभावक को बाद में दी जाएगी। आप देखेंगे अपने बच्चों के उसके अंदर में काफी सारी चीजें हैं और आप आश्चर्य करेंगे देख करके आपके बच्चे ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक सरप्राइज रहेगा। ये बुक आपको स्कूल के माध्यम से, अपने बच्चों के माध्यम से आपको जरूर मिलेगा। और आने वाले समय में GD गोयनका पब्लिक स्कूल पूर्णिया इस तरह के नए नए आयाम, ज्ञान और विज्ञान सब चीज को साथ लेके हमारी विरासत, संस्कृति और इसका देश का इतिहास और एक परंपरा, आप सभी अभिभावक के प्रति बच्चों का सम्मान, बच्चों का मान सब हम बनाते हुए आगे बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे। ये शिक्षा, हम शिक्षा को शिक्षा ही नहीं बोलते हैं, हम संपूर्ण शिक्षा बोलते हैं, हम बच्चों का सर्वांगीण शिक्षा बोलते हैं। तो बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए हमारी टीम, हमारी प्रिंसिपल महोदया, हमारे वाइस प्रिंसिपल, हमारे टीचिंग टीम, हमारे एडमिन टीम और हमारे सभी जो हमारे इस कैंपस में काम करने वाले व्यक्ति हैं, मैं सभी का धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सबका, छोटा बड़ा सबका मिला जुला के योगदान रहा है, उसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद। वंस अगेन मैं चंद्रा जी के जो हमारे पास आज आए हुए हैं, चंद्रा साहब, मैं दोबारा उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अब मन नहीं मानता है सर, इस प्रार्थना को बार बार गाने का मन करता है। मैं फिर से चाहता हूँ हम लोग सब मिलकर एक बार फिर से चंद्रा जी को अपने तरफ से पूर्णिया के अच्छा क्या बोलते हैं, बाय बाय वेलकम देंगे सर को। एक दो लाइन फिर से हम लोग गाना चाहेंगे सर के सम्मान में। यह गाना, यह भजन, यह प्रार्थना, सबसे अच्छी बात यह कि यह किसी भी धर्म को रिलेट नहीं करता है। आप एक एक लाइन इस गाने का सुनेंगे तो ये गाना आत्मशक्ति बढ़ाने में काम आता है और यह गाना इंसान को आगे बढ़ाने में काम आता है। कभी भी किसी भी मोड़ पे कभी कोई निराशा लगे तो सर की ये रचना की 4 लाइन आप जरूर गुनगुना लेना, आपको आगे का, जैसे कहते हैं ना कि आगे का आपको रास्ता मिल जाएगा। तो मैं फिर से चाहूंगा जाते आते सर के सम्मान में 2 लाइन हम लोग सब मिलके गाएंगे। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। एन चंद्रा साहब के चरणों में मेरा प्रणाम। और सर आप आए ऑल टुगेदर मुंबई से, उसके लिए पूरा गोयनका, पूरा पूर्णिया आपका आभारी है सर। थैंक यू सो मच। और आपके ड्राम जैम अकादमी का जो करिश्मा आज देखा हम लोगों ने, वो रियली लगता है कि सर आप जैसे महान व्यक्ति उसमें से जरूर निकलेंगे। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू ऑल एंड विश यू ऑल हैप्पी मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर अहेड। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे पीयूष अग्रवाल जी को, GD गोयनका पब्लिक स्कूल पूर्णिया के चेयरमैन को। I invite our Honorable Vice Principal Sir, Mr. Rajkumar Das, to come on stage and render vote of thanks. Sir, please. और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी।